हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए फेजर डायग्राम बहुत ही इजी वे में सिर्फ नेटवर्क को देख के आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो मैं स्टार्ट करूँगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स की तरफ बढ़ूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आगे भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से, जो कि एक रेजिस्टिव एलिमेंट है जो एक वोल्टेज सोर्स साइनोसोडल वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, जिसकी मैंने वेवफॉर्म पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। ये वोल्टेज की वेव है ब्लैक, एंड रेड जो है रिप्रेजेंट कर रही है करंट की वेव को। अब फेजर डायग्राम हम क्यों ड्रॉ करते हैं, हमें हमेशा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वेव ना बनानी पड़े, इसलिए हम सिर्फ एरो से रिप्रेजेंट करने के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इस चीज़ के लिए हम फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एरो अगर हम, ये 360 डिग्री का एंगल है, पूरा सर्कल है सॉरी, और ये कोई भी एरो है, इसकी जो लेंथ होगी वो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड शो करता है। और इसकी पोजीशन, इसका जो रेफरेंस ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। इस 0 डिग्री से जो एंगल होगा वो उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। चलिए मैं सर्किट के लिए यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाता हूँ। हम वोल्टेज को रेफरेंस मान लेते हैं, तो मैंने वोल्टेज के लिए ये बना दिया, एक एक एरो बना दिया है जिसकी लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड शो कर रही है वोल्टेज का। अब करंट, मुझे करंट के लिए एरो कहाँ बनाना पड़ेगा, किस लेंथ का बनाना पड़ेगा, ये हमको देखना है। यहाँ से हम देखिए जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो रही है वहाँ पे करंट की भी जीरो है, वोल्टेज के साथ साथ करंट की भी मैक्सिमम हो रही है एंड अगेन जीरो हो रही है। मीन्स वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। सेम फेज में है मतलब पोजीशन दोनों की सेम रहेगी। अब लेंथ में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वोल्टेज जो लेंथ है एरो की वो मैग्नीट्यूड शो करती है। अब वोल्टेज ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि करंट इज़ वी अपॉन आर, तो डिवाइड होकर करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से कम होती है। तो हम कुछ एरो की लेंथ कम कर देते हैं, ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग होगा क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। ये रही प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात। चलिए हम शुरू करते हैं अब इंडक्टिव सर्किट के लिए। इंडक्टिव के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होते हैं। इंडक्टिव के प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में करंट 90 डिग्री लैगिंग होता है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है करंट प्योर इंडक्टर के केस में। अब देखिए इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट हमको नहीं ड्रॉ करना पड़े, इसलिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं इन दोनों के रिलेशंस को शो करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, पहले वोल्टेज के लिए बना लेते हैं कोई भी एरो। ज़रूरी नहीं है आप इसी डायरेक्शन में बनाएं, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये मैंने वोल्टेज के लिए बना लिया। अब मुझे पता है करंट के लिए कहाँ बनाना है। करंट हमेशा 90 डिग्री लैग कर रहा है प्योर इंडक्टर के केस में, तो लैग कर रहा है तो 90 डिग्री पीछे बनेगा, ये तो तय इस डायरेक्शन में बनेगा। उसकी जो लेंथ होगी एरो की वो कितनी होगी, वो होगी करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो हम यहाँ पे आई बना देते हैं। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है आप इसी डायरेक्शन में वी एम बनाएं। मान लीजिए मैं वोल्टेज इधर बना देता हूँ, तो करंट मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। बस रेफरेंस अगर मैं वोल्टेज को ले रहा हूँ तो उससे 90 डिग्री लैगिंग होना चाहिए करंट। अब ये है भाई कैपेसिटर का केस है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। ये 90 डिग्री लीडिंग है। प्योर कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री लीडिंग होगा। तो अगर मैं वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज के लिए फेजर बनाता हूँ एरो, तो करंट 90 डिग्री लीड कर रहा था, लीड कर रहा था मतलब इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है। अब हम, ये तो रहे प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर और प्योर कैपेसिटर की बात। अब हम
सीरीज सर्किट की तरफ चलते हैं। सीरीज में इंडक्टर प्योर नहीं है, मींस 90 डिग्री लैग नहीं करेगा करंट। 90 डिग्री नहीं करेगा तो कितना करेगा, देखिए अगर प्योर इंडक्टर होता, अगर इंडक्टर प्योर था जैसा कि पहले केस में था, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह का था। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, ये हम वोल्टेज के लिए फेज एरो पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन करंट 90 डिग्री से कुछ कम लैग करेगा। इस एंगल को हम बोलते हैं फाई, ये है करंट। अब ये फाई एंगल होगा कितना, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से हम मैं नेक्स्ट आपको इस एग्जांपल से बता देता हूँ। यहाँ से हम निकालेंगे जेड। जेड मीन्स इम्पीडेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये अंडर रूट 2 आएगी। अब हमारा कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। मैं आपको पावर फैक्टर वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको पावर फैक्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरी पावर फैक्टर की वीडियो देख लें, आई होप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड। आर क्या है 1 और जेड है अंडर रूट 2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2, फाई आएगी 45 डिग्रीज। ठीक है, इस केस में अगर वी एम हम यहाँ बनाते हैं तो यहाँ से 45 डिग्रीज लैगिंग, यहाँ देख लीजिए 45 डिग्रीज लैगिंग करंट बनाएंगे। ये हो गया इस सर्किट के लिए फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हम सर्किट देखते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल सर्किट है, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ से जो करंट आएगा वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक होगा IL इंडक्टिव करंट और दूसरा होगा कैपेसिटिव करंट। तो पहले मैंने वोल्टेज के लिए एक एरो बना लिया, इसे रेफरेंस ले लेता हूँ मैं। अब जो इंडक्टिव करंट होगा वो प्योर इंडक्टर है तो वो 90 डिग्री लैग करेगा, IL ये होगा 90 डिग्री लैगिंग। और जो कैपेसिटिव करंट है प्योर कैपेसिटर के अंदर वो 90 डिग्री लीड करेगा। अगर इन दोनों की वैल्यू भी सेम है तो देखिए करंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, एक पॉजिटिव कंपोनेंट हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा ही अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि पैरेलल LC सर्किट है जिनमें L और C की वैल्यू सेम है तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, ऐसे सर्किट में पावर कंजम्पशन जीरो होता है। इसीलिए होता है क्योंकि करंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जीरो हो जाता है। नेक्स्ट ये सर्किट देख लीजिए आप, इसमें इंडक्टर जो है वो प्योर नहीं है, उसके साथ रेजिस्टिव एलिमेंट है, कैपेसिटर प्योर है। तो पहले मैं वोल्टेज के लिए फेजर ड्रॉ कर देता हूँ एरो VM। अब इस ब्रांच में जो करंट आएगा IC वो 90 डिग्री लीडिंग होगा। बट इस ये जो यहाँ जो करंट आएगा IL वो 90 से कुछ कम डिग्री लैगिंग होगा। फाई, इसकी फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले कॉस फाई निकालेंगे, R बाई जेड, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स R बाई जेड। चलिए नेक्स्ट सर्किट हम देखते हैं। ये सर्किट है पैरेलल सर्किट है, इस ब्रांच में XLR है, इसमें XCR है और ये रेजिस्टिव ब्रांच है। यहाँ से करंट के 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। हम रेफरेंस अगेन VM बना देते हैं। जो ये करंट होगा R2 मीन्स समझ लीजिए यहाँ पे I2 आएगा, I1 I3। तो I2 तो वोल्टेज के साथ होगा जैसा कि रेजिस्टिव सर्किट के केस में हमने देखा था, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। अब ये करंट जो होगा ये लैगिंग होगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव एलिमेंट है। 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। तो हम एक यहाँ पे बना देते हैं, ये होगा I1। ये एंगल हम अगेन ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था। अब ये I3 जो होगा ये लीडिंग होगा, बट इस केस में 90 डिग्री लीडिंग नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर भी प्योर नहीं है, साथ में रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी किसी एक एंगल से मान लीजिए फाई 2।
लीड कर रहा होगा। ये रहा I3। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस पैरेलल सर्किट के लिए एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही किसी भी सर्किट के लिए हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।